अंधेरी काली रात में आसमान में बिजली कड़क रही थी। सुनसान सड़क पर एक लड़की भागते हुए बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, जैसे किसी से बचकर भाग रही हो। अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी, लेकिन वो लड़की उसी गति से भाग रही थी। तभी सामने से आती हुई गाड़ी की तेज लाइट की रोशनी से उसकी आंखें बंद होने लगीं। तो उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा ही था कि कार के ड्राइवर के तेज ब्रेक लगाने के बावजूद कार की हल्की टक्कर लगने से ही वो लड़की लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। उसे देखते ही ड्राइवर के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसे लगा उसकी कार से टकराकर उस लड़की ने अपनी जान गंवा दी। शायद उसके हाथों बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। इतनी तेजी से ब्रेक लगने से बैक सीट पर बैठा शख्स, जो लैपटॉप पर अपनी नजर गड़ाए किसी काम में व्यस्त था, आगे वाली सीट से तेजी से टकरा गया और उसका लैपटॉप साइड में ही नीचे गिर गया। आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए ड्राइवर से, काका क्या प्रॉब्लम है, गाड़ी ढंग से चलाइए। ड्राइवर हड़बड़ाते हुए, छोटे मालिक, हमारी कार से एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया है। कहते कहते उसकी आंखें छलक आईं। कोई बात नहीं काका, घबराए नहीं, पहले बाहर चलकर देखिए तो सही। वो ड्राइवर को डरा हुआ देखकर अपने गुस्से को शांत करते हुए बोला। ड्राइवर, जी साहब। वो और ड्राइवर दोनों ही जल्दी से गाड़ी के बाहर निकले। बारिश हो रही थी। सामने नीचे जमीन पर कार के सामने एक लड़की पड़ी हुई थी। उसका चेहरा बालों से पूरी तरह से कवर होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। चारों तरफ अंधेरा था, ना ही कोई गाड़ी आ जा रही थी। वहां बस उस कार की लाइट ही थी जो रोशनी कर रही थी। हाँ, बीच बीच में बिजली जरूर कड़क रही थी, जो वास्तव में माहौल को डरावना ही बना रही थी। उसने ड्राइवर से कहा, काका इस लड़की को सीधा करके देखिए, बहुत बारिश हो रही है, जल्दी करिए। ड्राइवर ने कपकपाते हाथों से उसे सीधा किया। उस लड़की ने पीले कलर का सलवार सूट पहना हुआ था। उसके माथे, हाथ और पैरों से भी खून निकल रहा था। उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त ही थे। ड्राइवर ने उसकी नाक के पास हाथ ले जाकर देखा। छोटे मालिक, जिंदा है, सांसें चल रही हैं। शायद डर से बेहोश हो गई है। लड़की को जिंदा देखकर उसकी सांस में सांस आई। उसे लगा जैसे उसने लड़की को मार ही दिया था। आदमी अपनी सख्त और ठंडी आवाज में, जैसे उसे इन सबसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। ओके चलिए, इसे हॉस्पिटल लेकर चलिए। इतनी रात को बस यही काम रह गया है कि समाज सेवा करते फिरे। साहब, बारिश के कारण बहुत पानी भर गया है, पीछे ट्रैफिक भी बहुत है। अगर हॉस्पिटल लेकर गए तो वापस जाना पड़ेगा, और पता नहीं जाम के कारण कितना समय लग जाए। और अभी रात के 11 बज रहे हैं। और क्यों ना इसे आज रात को मेंसल ले चले, सुबह इससे पूछकर इसके घर छोड़ देंगे। ड्राइवर ने कहा। ओके फाइन, चलिए इसे उठाकर गाड़ी में लाइए। कब से भीग रहे हैं, क्योंकि आप ढंग से गाड़ी नहीं चला सकते। ड्राइवर उसे अजीब नज़रों से देखते हुए, मैं कैसे उठा पाऊंगा इसे, आप तो जानते ही हैं मेरी उम्र हो गई है। 40 सालों से आपके यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना जोर नहीं कि किसी को उठा सके। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रहे, और अचानक अपने हाथ की एक उंगली इंकार में हिलाते हुए, नो नो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको उठाकर गाड़ी में ले जाऊंगा तो भूल जाइए ये सब। आपने किया है, मैंने नहीं। जल्दी करिए छोटे मालिक, बहुत रात हो गई है। बारिश भी कितनी तेज हो रही है। बड़ी मालकिन का कई बार फोन आ चुका है। वो आपके लिए परेशान हो रही हैं। और ये बेचारी लड़की कहाँ जाएगी इतनी रात को। और आप खुद सोचिए, अगर बड़ी मालकिन को पता चला कि आप किसी मासूम लड़की को सड़क पर अकेला छोड़ आए हैं, तो आपका क्या होगा। ड्राइवर ने एक सांस में ही सब बोल दिया, और वो आदमी बस हैरानी से उसे देखे ही जा रहा था। सीरियसली, अब आप मुझे दादी के नाम लेकर डरा रहे हैं। आजकल आपकी ब्लैक मेकिंग कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। सिर्फ दादी की वजह से मैंने आपको अपने साथ रखा हुआ है, वरना आपको तो पता ही है आज कोई बूढ़ा ड्राइवर नहीं रखता। काश मेरे पास भी कोई जवान ड्राइवर होता तो ऐसी रात में सड़क पर भीग नहीं रहा होता। वो खींचते हुए बोला। और हाँ, ये आखिरी बार है जब मैं आपकी बात मान रहा हूँ, क्योंकि बहुत रात हो गई है और हम ऑलरेडी लेट हैं। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आपने मुझे दादी के नाम से डरा दिया है। अब जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलिए। उस आदमी ने अभी तक उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। उसने कोई ध्यान न देते हुए जल्दी से नीचे झुककर लड़की को अपनी बाहों में उठा लिया। उस लड़की को बाहों में लेते ही उसे एक अनजाना सा एहसास छूकर गया, और उसके कदम वहीं ठहर गए। कुछ पल रुकने के बाद अपने सिर को एकदम झटक कर अपने आप से ही बोला,
पता नहीं क्या हो गया है मुझे, कहीं आज मैं पागल ही ना हो जाऊं। अब आधी रात को इस मुसीबत को झेलो। उसने लड़की को ले जाकर पीछे सीट पर बैठाया, खुद भी उसके बगल में आकर बैठ गया और उस लड़की के चेहरे को अपने हाथ से बड़ी कोमलता से पकड़कर अपने कंधे पर रख लिया। ना चाहते हुए भी उसकी नजरें बार बार उस लड़की के चेहरे पर जाकर ठहर जाती। उस लड़की का मासूम सा चेहरा, गोरा रंग, गुलाबी होठ, अस्त व्यस्त हाल में भी वो एकदम परी जैसी दिखाई दे रही थी। उसके माथे से खून निकल रहा था। वो जल्दी से अपना रुमाल निकालकर धीरे धीरे खून को साफ करने लगा। वो ये सब बड़े प्यार से कर रहा था, जैसे उसके दर्द का एहसास हो उसे। उसे ऐसे देखकर ड्राइवर मुस्कुराने लगा। ड्राइवर की नज़र खुद पर देखकर उसने जल्दी से अपने हाथ पीछे खींच लिए और इधर उधर देखते हुए बोला, अब आपको देर नहीं हो रही? अब दादी माँ का फ़ोन नहीं आ रहा? आगे देखिए और जल्दी गाड़ी चलाइए। छोटे मालिक, मैंने गाड़ी रोक दी है। हम मेंशन के बाहर खड़े हैं और आप हैं कि गाड़ी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। और हाँ, ये बार बार मुझे छोटे मालिक मत कहा करिए। कितनी बार कहा है आपसे, आदित्य बुलाया करिए मुझे, वो बोला। जी साहब। अरे साहब भी नहीं बोलना है। खैर छोड़िए, फिलहाल मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, वरना दादी से शिकायत लगाने में आप माहिर हैं। ड्राइवर उसे प्यार से मुस्कुराते हुए देखने लगा। आदित्य ने उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया और मेंशन के अंदर ले गया। वो मेंशन बहुत ही आलीशान, किसी महल जैसा बना हुआ था। जैसे ही उसने एंटर किया, बाहर हॉल में घर के सभी सदस्य बैठे हुए थे। सभी आदित्य का ही इंतजार कर रहे थे, इतने खराब मौसम में इतना लेट होने के कारण। दादी, आकृति, जरा एक बार फिर से फोन ट्राई कर। आदि का, इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आया। आकृति अपने फोन पर नंबर डायल कर ही रही थी, तभी उसकी बगल में खड़े अरमान ने उसके कंधे को टैप किया और आंखें फाड़े और मुंह खोलकर जैसे कोई भूत देख लिया हो दरवाजे की ओर इशारा किया। जैसे ही आकृति ने दरवाजे की ओर देखा, उसका शौक से मुंह खुला का खुला रह गया और दोनों एक साथ। भाई की बाहों में लड़की, उनकी आवाज़ सुनकर सभी ने दरवाजे की ओर देखा। सभी एक साथ, आदि की बाहों में लड़की। आदित्य ने सबको देखा और उस लड़की को सोफे पर लेटाते हुए बोला, अब आप लोगों का हो गया हो तो कोई डॉक्टर को फोन करो। अरमान, भाई मैं करता हूँ। दादी आकृति से, अक्कू प्लीज मुझे जल्दी से पिंच कर, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। आकृति दादी की जगह खुद को पिंच करते हुए, आह दादी, आपका पता नहीं, लेकिन मुझे पक्का यकीन है भाई एक लड़की के साथ घर आए हैं, और वो भी पहली बार। विनय जी, आदि, ये लड़की कौन है और इतनी रात को तुम्हें कहाँ मिली? अनय जी, और इसकी हालत ऐसी क्यों है? हर्षिता जी, और ये तेरे साथ क्या कर रही है? अक्षिता जी, कहीं ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं? सबने बैक टू बैक उस पर सवालों की बौछार कर दी। आदित्य इरिटेट होते हुए चिल्लाकर, प्लीज बस करिए आप सब, और मैं आप लोगों की किसी सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूँ। आपको जो भी पूछना है रामदीन काका ड्राइवर से पूछिए, ये उन्हीं की करामात है, उन्हीं की वजह से हुआ है ये सब। रामदीन काका, जो आदित्य के पीछे ही खड़े थे, सिर झुकाए दादी से बोले, बड़ी मालकिन, ये लड़की पता नहीं कैसे हमारी कार से टकरा गई। और उन्होंने सारी बात विस्तार से दादी को बता दी। दादी, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन एक बात अच्छी रही कि तुम इसे घर ले आए। बेचारी बच्ची कहाँ जाती इतनी रात को? भला हो मेरे राम का जो ये तुम्हें मिल गई। काका, हाँ मालकिन, मैंने तो आदि बाबा को बोला था कि इसे घर ले चलो, लेकिन ये तो इसे यहाँ लाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। वो तो मैंने बहुत ज़बरदस्ती की और कहा कि अगर इसे यहाँ छोड़ा तो बड़ी मालकिन को बहुत बुरा लगेगा, तब जाकर माने। आदि खा जाने वाली नजरों से काका को घूर रहा था, लेकिन वो तो बस अपनी ही धुन में बोले जा रहे थे। दादी आदि को देखते हुए, अब उसे क्यों घूर रहा है? क्योंकि तेरा सच बता रहा है इसलिए? मैंने तुझे ये सिखाया है कि किसी मासूम लड़की को रास्ते में अकेला छोड़ दो? आदि बच्चों के जैसे मुंह बनाते हुए, दादी ऐसी बात नहीं है, वो तो काका ने बोल दिया इसलिए, वरना मैं खुद भी उसे ला ही रहा था। अरमान भाई, डॉक्टर आ गए हैं, वो इन स्लीपिंग ब्यूटी को देख लेंगे, तब तक आप चेंज कर लीजिए, आप बहुत भीग गए हैं, कहीं आपको सर्दी ना लग जाए। नहीं नहीं, मैं बाद में चेंज कर लूँगा, पहले डॉक्टर इस लड़की को देख लें। आकृति आदि के कंधे पर कंधा मारते हुए, क्या बात है भाई, आपको बड़ी चिंता हो रही है?
कहीं ये सच में आपकी गर्लफ्रेंड तो नहीं? आदि, शट अप। अकू पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोले जा रही है। चल हट यहाँ से, मुझे चेंज करने जाने दे। और बड़बड़ाते हुए ऊपर अपने रूम की ओर बड़े बड़े कदम लेकर चला गया। डॉक्टर ने उस लड़की का चेकअप किया। आप सब लोग चिंता ना करें, यह स्ट्रेस और थकान की वजह से बेहोश हो गई है। वीकनेस भी है लगता है। काफ़ी समय से अच्छे से खाना नहीं खाया है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, शायद होश आने में टाइम लगेगा। किसी से कहकर इनके कपड़े चेंज करवा दीजिए, भीगने की वजह से ठंड लग सकती है। अब मैं चलता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कीजिएगा। अवस्थी जी, डॉक्टर ने विनय जी को देखते हुए कहा। विनय जी, डॉक्टर, अरमान आपको घर छोड़ देगा। डॉक्टर के साथ अरमान भी बाहर चला गया। दादी, हे भगवान, कितनी प्यारी बच्ची है। पता नहीं इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई। अनय, चल इस बच्ची को उठाकर अक्कू के रूम में छोड़ दे, भाई इसके कपड़े बदल देगी। लड़की आकृति के बेड पर लेटी थी। हर्षिता और अक्षिता जी उसके पास ही बैठे थे। आदित्य का रूम। उसने जल्दी से शॉवर लेकर अपने कपड़े चेंज किए। जैसे बाथरूम से बाहर आया, आकृति उसका खाना लेकर खड़ी थी। भाई अब जल्दी से खाना खा लीजिए, मम्मा ने भेजा है। ओके, टेबल पर रख दे और जा, वो अपनी सख्त आवाज में बोला। भाई प्लीज, आप मुझसे गुस्सा हो क्या, क्योंकि मैंने आपकी स्लीपिंग ब्यूटी को आपकी गर्लफ्रेंड बोला? फिर अपने होठों को गोल घुमाते हुए, ओ भाई, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। आई एम सॉरी। आदि उसकी सरकत पर पिघलते हुए, इट्स ओके मेरा बच्चा, कोई बात नहीं। वैसे उसे अभी तक होश नहीं आया है, शायद आपका वेट कर रही हो सकता है आंखें खोलने पर सबसे पहले आपका चेहरा देखना चाहती हो। अक्कू की बच्ची, वो उसके पीछे भागा। तब तक वो जोर जोर से हंसते हुए हवा की तरह दरवाजे से बाहर निकल गई और वो वहीं दरवाजे से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ओह स्लीपिंग ब्यूटी, नॉट बैड। और अपने ख्यालों में खोए हुए, क्या वो सच में उठ के सबसे पहले मेरा चेहरा देखना चाहेगी? और एकदम अपने सिर को झटकते हुए जोर से, मेरा चेहरा क्यों देखना चाहेगी वो? जब मुझे मिली तब बेहोश थी। और क्या? हाँ बिल्कुल, यही सही है, अटकते हुए। और अगर देखना भी चाहे तो क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? ना जाने कितनी लड़कियां मेरा चेहरा देखने को मरती हैं, वो भी उनमें से एक हो सकती है। मैं तो आदित्य अवस्थी हूँ, कोई भी लड़की मुझ पर असर नहीं कर सकती, क्योंकि मैं लड़कियों पर असर करता हूँ। खैर, खाना खाते हैं। और चेयर पर बैठकर खाने लगता है। आकृति का रूम। आकृति, मम्मा, बड़ी मम्मा, आप लोग अपने रूम में जाओ, मैं हूँ यहाँ, अगर ज़रूरत हुई तो मैं आपको बुला लूँगी। ओके बेटा। दोनों ने उसके सिर पर हाथ फेरा और चली गईं। अगली सुबह आदित्य आज सुबह सबसे पहले ही उठ गया। उसे रात भर नींद ही नहीं आई थी, क्योंकि जब भी वो आंखें बंद करता उसकी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा आ जाता। पता नहीं क्यों उसे देखने का मन कर रहा था। ये बात वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। सुबह सुबह वो अपने रूम से बाहर निकला। बाहर एकदम खाली था, अभी कोई नहीं उठा था। वो आकृति के रूम जाना चाहता था, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? क्यों वो इतनी सुबह उठ गया? आकृति ने देख लिया तो वो फिर से उसे चिढ़ाने लगेगी। वो बस उन्हीं सवालों में उलझा हुआ कब से खड़ा था और खुद से ही बोला, बस एक बार देखूंगा उस लड़की को, फिर देखकर तुरंत वापस आ जाऊंगा। वो जैसे ही अक्कू के रूम का दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी पीछे से, अरे आदि बेटा, तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? अक्षिता जी बोली। कुछ नहीं छोटी माँ, वो आज जल्दी उठ गया तो टहल रहा था। यहाँ टहल रहे हो तुम? लेकिन वो मैं जिम जा रहा हूँ, वो बात काटते हुए जल्दी से निकल गया। घर के सभी लोग आकृति के रूम में थे। उस लड़की को होश आ गया था और वो डरी सहमी सी इधर उधर देख रही थी। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम एकदम सेफ जगह पर हो। ऐसा ममता भरा स्पर्श पाकर वो रोने लगी। हर्षिता जी, बेटा तुम इस घर की बेटी की तरह हो। तुम्हारा नाम क्या है? घबराओ नहीं, अपने बारे में बताओ। तुम्हारा घर कहाँ है? हम तुम्हें घर भेज देंगे। लड़की ने उन्हें देखा और रोते हुए बोली, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अनाथ हूँ मैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं है, कहते हुए दादी ने उसे गले लगाया और उसकी पीठ पर हाथ फिराने लगी।
अरे रोना धोना बंद कीजिए, आपका नाम क्या है? एंड माय नेम इज़ अंकिता अवस्थी। माहौल को लाइट करते हुए वो उसकी ओर हाथ बढ़ाते हुए बोली। मेरा नाम सोनल है, उसने बस छोटा सा जवाब दिया। ओह कम ऑन सोना, अगर आप इतना कम बोलोगी तो कैसे चलेगा? आकृति अपने घुटनों को मोड़कर बेड पर बैठकर उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोली। वैसे सोना नाम अच्छा है और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि ये तुम पर सूट करता है। हर्षिता जी बोली। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सोने जैसी ही तो है ये मेरी गुड़िया। हर्षिता जी ने उसके चेहरे को अपने हाथ से सहलाते हुए कहा। तो फिर ठीक है, आज से आपका नाम सोना है, मिस स्लीपिंग ब्यूटी। अरमान कमरे में आते हुए बोला। दादी, ओके चलो छोड़ो, अब बातें करना बंद करो और सोना को आराम करने दो। सभी वहाँ से जाने लगे। तभी पीछे से, सोना दादी जी, मुझे यहाँ कौन लाया? दादी, तुम्हें यहाँ पर मेरा पोता लेकर आया था। रात में तुम उसकी गाड़ी के आगे बेहोश हो गई थी, इसलिए वो तुम्हें घर ले आया। सोना बस उन्हें देखे जा रही थी। उसने सामने खड़े अरमान को देखा। उसे लगा अरमान ही उनको लेकर आया है। उसने अरमान से हाथ जोड़कर कहा, थैंक यू सो मच सर, मुझे यहाँ लाने के लिए। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता, कहाँ जाती मैं। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। अरे सोना जी, आपने इतना सारा बोल तो दिया, लेकिन गलत इंसान से। आपको यहाँ मैं नहीं, मेरे बड़े भ्राताश्री लेकर आए हैं, जो फिलहाल ऑफिस गए हैं, शाम को आएंगे। अरमान ने कहा। ठीक है, तो आप उन्हें मेरी तरफ से थैंक यू कह दीजिएगा। और उठकर हाथ जोड़कर बोली, आप सबका भी थैंक यू, पर अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। आपने जितना किया वो भी बहुत है। हर्षिता जी, पर बेटा तुमने तो कहा तुम्हारा कोई नहीं है, फिर तुम कहाँ जाओगी? वो आंटी जी, मेरी फ्रेंड रहती है दिल्ली में, बस उसी के घर जाऊंगी। ओके बेटा, तो तुम हमें पता बता दो, मैं ड्राइवर से कहकर तुम्हें वहाँ पर पहुँचवा दूंगी। हर्षिता जी फिर बोली। इतना सुनते ही वो सोच में पड़ गई। उसे चुप देखकर दादी ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ बताओ हमें, हम सब तुम्हारे अपने ही हैं बेटा। वो मुझे उसका एड्रेस नहीं पता है, क्योंकि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। मेरा फ़ोन भी खो गया है, तो मैं उसे पूछ भी नहीं सकती। कोई बात नहीं बेटा, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, और ये मेरा ऑर्डर है। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। जब तक तुम्हारी दोस्त नहीं मिल जाती, तब तक तुम यहीं रहोगी। मैं तुम्हें इधर उधर नहीं भटकने दूंगी। आई बात समझ? दादी ने सख्ती से कहा। फिर सोना कुछ न बोल सकी। ये प्यार भरी डांट, इतना अपनेपन से किसी का हक जताना, यह सब वो भूल ही चुकी थी। उसे अपने माँ पापा की याद आ गई। वो बस एकटक दादी को देखे जा रही थी। ये ममता जाने कितने सालों बाद महसूस की थी, जो इस घर ने कुछ ही पलों में दे दी थी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सोना भी चुपचाप दादी की साइड वाली चेयर पर बैठी थी, शांत सी। आदित्य ऑफिस से घर बस पहुंचने ही वाला था। वो अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। आज सारा दिन उसने यही किया था। आज सुबह जब वो उसे देखने गया, तो चाची माँ की वजह से वापस आना पड़ा। अब वो उसे जल्दी से देखना चाहता था। पता नहीं क्यों गाड़ी ठीक से रुक भी नहीं पाई। वो इतनी जल्दी गाड़ी से उतरकर अंदर गया। काका बस उसे आंखें फाड़े देखते रह गए। आज क्या हो गया आदि बाबा को? वैसे तो रोज इनको बताना पड़ता है कि घर आ गया है। अजीब है, काका खुद से ही बोले। आदि जैसे ही अंदर आया, उसकी नजरें इधर उधर किसी को ढूंढ रही थीं। एक जगह थम गई और उसकी आंखों में सुकून उतर आया, जो शायद ही कभी नजर आया हो। गुलाबी रंग के सूट में चेयर पर बैठी वो लड़की परी जैसी नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बिल्कुल शांत बैठी थी। कल ही तो मिली थी वो उसे, अच्छे से देख भी नहीं पाया था, नाम तक नहीं पता, फिर भी इतना गहरा सुकून पहुंचा रही है ये। क्यों? अरे आदि, जल्दी आओ, वहाँ क्यों खड़े हो? चेंज करके हम सब तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं। विनय जी बोले। जी पापा, आया, कहकर चेंज करने चला गया और जल्दी से वापस आकर बैठ गया। सोना बस चुपचाप बैठी थी। उसने अभी तक नजरें उठाकर आदित्य को देखा भी नहीं था। अरे सोना, यही है मेरे भाई, जो आपको घर लेकर आए थे। आपके उठने से पहले ही ऑफिस चले गए थे, इसलिए आपसे मिल नहीं पाए। आकृति खाते हुए बोली। तो सोना ने नजरें उठाकर आदित्य की ओर देखा। वो तो बस खो ही गया उसकी आंखों में। कल जो भी आपने हमारे लिए किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वो अपनी मीठी आवाज़ में बोली।
पर आदित्य को तो जैसे को सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो तो बस उसे देखने में बिजी था। सब लोग आदित्य की इस हरकत को नोटिस करके मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तभी दादी एकदम से, ओए निकम्मे, अब उसके थैंक यू का जवाब भी देगा या आंखों से ही खा जाने का इरादा है मेरी मासूम सी गुड़िया को। आदि झेंपते हुए इट्स ओके सोना की तरफ देखकर बोला, और आप अपने घर का पता दीजिए, ड्राइवर आपको छोड़ देगा। उसकी बात सुनकर सब आदि को ही देखने लगे। चुपचाप खाना खाओ सब पहले, दादी बोली। तो सब खाने लगे। फिर सभी खाना खाकर चले गए। सोना भी आकृति के साथ चली गई उसके रूम में। जाते जाते दादी आदित्य से बोली, आदि मेरे रूम में आ जाना, कुछ बात करनी है तुमसे। ओके दादी, थोड़ी देर में बस आया। दादी चाहे उसे कितना कुछ भी कह लें, लेकिन वो सबसे ज़्यादा अपनी दादी के क्लोज था। अपने दिल की बात जो वो किसी से नहीं कह पाता था, दादी से शेयर कर लेता था। दादी भी उसकी आंखें पढ़कर ही सब समझ जाती हैं। दादी का रूम। दादी खिड़की के पास खड़ी बाहर गार्डन में देख रही थी। तभी आदि ने पीछे से आकर उन्हें हक कर लिया और बोला, बाहर क्या देख रही हो माय स्वीट हार्ट। दादी पीछे मुड़कर उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर, आ गया मेरा बच्चा, तुझे तो मेरी याद ही नहीं आती, बस सारा दिन काम में लगा रहता है। याद भी रहता है कि तेरी कोई दादी भी है। इतने दिन से तू अपनी दादी के रूम में नहीं आया, बता जरा। और जाकर बेड पर बैठ गई। आदित्य उनकी गोद में सिर रखकर लेट गया। अरे दादी कैसी बात कर रही हो आप। आपको याद नहीं करूँगा तो किसको याद करूँगा। आप तो जान हो मेरी। अच्छा अच्छा, अब ज़्यादा मक्खन मत लगा, सब जानती हूँ मैं। वैसे आज मैंने तुझे यहाँ कुछ बात करने के लिए बुलाया है। हाँ दादी प्लीज़ बोलिए ना। दादी मुझे सोना के बारे में बात करनी है। आदि उठकर बैठ गया और इधर उधर देखते हुए बोला, उसके बारे में क्या बात करनी है आपको। दादी देख आदि, आज मैंने उस बच्ची से बात की तो पता चला कि वो बच्ची अनाथ है। उसकी फैमिली में कोई नहीं है, अकेली है वो। यहाँ किसी को जानती भी नहीं, इस शहर से नहीं है। पहले उसने कहा कि उसकी दोस्त इस शहर में रहती है, लेकिन उसे उसका पता नहीं मालूम है। आदि ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए। बहुत दुनिया देखी है, कौन सच्चा है कौन झूठा अच्छे से समझती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ उसकी कोई दोस्त नहीं है यहाँ। वो बस यहाँ से जाना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसा बोला। बिन माँ बाप की बच्ची है, कहाँ जाएगी, कितनी मासूम है। आदि दादी आप कहना क्या चाहती हैं। दादी यही कि मैं चाहती हूँ वो बच्ची यहीं रहे। लेकिन दादी आप ऐसे कैसे किसी को अपने घर में रख सकती हैं। हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। आप इमोशनल हो रही हैं दादी। सच तो यह भी है कि वो भी इमोशनल हो रहा था। जब उसने सुना सोना अकेली है तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए। बाकी वो भी नहीं चाहता कि सोना अब यहाँ से जाए। ओके दादी, आप बड़ी हैं, जो भी फैसला लेंगी सही ही होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादी थैंक यू बेटा मुझे समझने के लिए। अब जाकर सो जाओ, काफ़ी देर हो गई है और तू थक गया होगा। ओके दादी, गुड नाइट। और रूम से बाहर चला गया। आकृति का रूम। आकृति बैठी पढ़ाई कर रही थी। सोना बस चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर बाद सोना, आकृति वो हमें प्यास लगी है, रुकिए मैं लेकर आती हूँ। नहीं नहीं आप पढ़ाई करिए, बस हमें बता दीजिए किचन कहाँ है, हम ले आएंगे। ओके। नीचे जाकर लेफ्ट साइड में। जैसे ही सोना रूम से निकली किसी से टकरा गई। उसने ऊपर देखा तो आदित्य था। जी सॉरी, वो हम। जी वो कोई बात नहीं, मैंने देखा नहीं, आपकी गलती नहीं है। आदि उसे देखते हुए बोला। सोना कुछ नहीं बोली और चुपचाप आगे निकल गई। आदि वाट, ये लड़की मुझे इग्नोर कर रही है। मैं सॉरी बोल रहा हूँ तो एटीट्यूड दिखा रही है। अभी देखता हूँ इसे। आदि उसके पीछे पीछे किचन में आ गया। सोना फ्रिज से बॉटल निकाल रही थी। उसने झट से आकर उसका हाथ पकड़ लिया। जब सोना ने नजरें उठाकर देखा तो आदि उसे गुस्से से घूर रहा था। वो बहुत जोर से डर गई। उसके हाथ से बॉटल छूट गई और कांपने लगी। सोना प्लीज, प्लीज हमें कुछ मत कीजिए, हमें जाने दीजिए। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और पैनिक करने लगी। ऐसे देख आदि ने उसका हाथ छोड़ दिया। हाथ छूटते ही वो जमीन पर कोने में सिमट कर बैठ गई और लंबी लंबी सांसें भरने लगी, जैसे उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही हो। उसे ऐसी हालत में देख आदि भी घबरा गया। उसने जल्दी से बैठकर सोना के दोनों हाथों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा
और उसे गले से लगा लिया। वो छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उसे और कसकर गले लगा लिया और प्यार से उसका सिर सहलाने लगा। रिलैक्स, रिलैक्स, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ यहाँ, शांत हो जाओ। जब वो शांत हो गई, तब आदि ने नीचे चेहरा करके देखा तो सोना उसकी बाहों में ही बेहोश हो चुकी थी और उसकी टी शर्ट को अभी भी कसकर पकड़ रखा था। आदि ने पास पड़ी बोतल उठाकर पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने आप को आदि की बाहों में पाया तो झट से उठकर खड़ी हो गई। सॉरी कहकर जल्दी से किचन से भाग गई। हे रुको, 1 मिनट, बात सुनो, आदि चिल्लाया। तब तक वो जा चुकी थी। वो उसे बुलाता ही रह गया। आदित्य सोना को जाते हुए देख रहा था। वो एक बार फिर उससे बिना कुछ कहे चली गई। उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा था। वो उससे बात करना चाहता था, उसे पूछना था कि क्या दादी ने जो कुछ उसे बताया वो सब सच था, पर किससे पूछे जिसके पास इस सब का जवाब हो, और जो सब बता सकती है वो तो उसकी तरफ देखती भी नहीं। यह सब सोचते हुए उसने एकदम से अपना सिर झटका और उन ख्यालों से आज़ाद होते हुए खुद से ही बोला, 1 सेकंड, मैं क्यों इस लड़की के बारे में सोच रहा हूँ जो बस मुझे इग्नोर करती है। वो अभी भी किचन के फर्श पर बैठा था और अपने आप को देखते हुए झल्लाकर बोला, और तू आदि यहाँ ज़मीन पर क्या कर रहा है? कमरा नहीं है तेरे पास? और उठकर अपने कमरे में जाने लगा। अभी तो इस लड़की को आए 2 दिन नहीं हुए हैं और मुझे पागल भी कर दिया है इसने। वो आकर अपने बेड पर लेट गया और बोला, लेकिन अब बस, अब मेरी बारी है। आज के बाद मैं इसे इग्नोर करूँगा, बात ही नहीं करूँगा उससे। बड़ी आई स्लीपिंग ब्यूटी हूँ। थोड़ी देर बाद लेटे लेटे ही वो सोचने लगा, आज जब मैंने उसका हाथ पकड़ा वो बहुत बुरी तरह से डर गई थी। लेकिन क्यों? ऐसा तो मैंने कुछ नहीं किया कि उसे पैनिक अटैक आ जाए और वो बेहोश हो जाए। हाँ, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं उसे कल सॉरी बोल दूँगा। पर सवाल यह है कि उसके इतना डरने की क्या वजह थी? कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसके साथ कुछ किया हो, इस कारण वो इतना डर रही थी? ये सब तो वही बता सकती है, लेकिन मैं उससे पूछूंगा कैसे? कहीं वो मुझे गलत ना सोच ले। सोचते सोचते वो कब नींद के आगोश में चला गया, उसे पता ही नहीं चला। इधर सोना भी बेड पर लेटी थी। वो बार बार आंखें बंद कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करती, उसके सामने आदि की करीबी याद आ रही थी। जब वो पैनिक कर रही थी, कितने प्यार से उसने हैंडल किया। उसकी आंखें नम हो गईं। माँ पापा जब से गए हैं, इतने सालों में हमने पहली बार इस घर में आकर अपनापन महसूस किया है। आजकल कौन अनजान लोगों पर भरोसा करता है, अपने घर में पनाह देता है। हमसे किसी ने कुछ नहीं पूछा और अपने घर में रख लिया। हम किसी को कोई तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। जब हमारे अपनों ने ही हमें धोखा दिया है, तब परायों ने सहारा दिया। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा, हम यहाँ से चले जाएंगे। हमें किसी पर बोझ नहीं बनना है। अगली सुबह सब टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। आदि भी तैयार होकर आ गया और इधर उधर किसी को ढूंढने लगा। हर्षिता, क्या हुआ बेटा, क्या देख रहे हो? ओ, कुछ चाहिए क्या? नो नो मॉम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही, कहते हुए बैठा तो उसकी नज़र सामने सीढ़ियों पर आ रही सोना पर पड़ी, जिसने रेड कलर का अनारकली सूट और गूंद के चोटी बनाई हुई थी। सादगी से भरी हुई वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आदि तो बस उसे देखता ही रह गया और वो आकर दादी के बगल वाली चेयर पर बैठ गई। सॉरी दादी जी, वो रात को हम लेट सोए थे तो जागने में भी लेट हो गया, पर किसी ने हमें जगाया क्यों नहीं? दादी, कोई बात नहीं बेटा, तुम एकदम टाइम पर हो। देखो, अभी तो किसी ने नाश्ता शुरू भी नहीं किया। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा माँ ने, तुम टाइम पर हो। और अगर लेट हो भी जाए तो क्या, तुम इतनी प्यारी हो कि सब तुम्हारा वेट खुशी खुशी से कर सकेंगे। विनय जी मुस्कुराते हुए बोले, आकृति भाई, आज आप मुझे कॉलेज छोड़ देंगे? मैं आपको छोड़ देता बच्चा, लेकिन अरमान भी तो कॉलेज ही जा रहा है, उसके साथ चली जाओ। मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, वरना मैं पक्का छोड़ देता। नहीं भाई, मैं इस बंदर के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे शर्म आती है इसके साथ जाने में, क्योंकि ये जाकर सीधे लड़कियों पर लाइन मारता है और कोई भी इसको भाव नहीं देती। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे सारी लड़कियां भाव देती हैं और इस छिपकली को कोई देखता भी नहीं, इसलिए इसे जलन होती है कॉलेज में मेरी पॉपुलैरिटी देख के। ओह प्लीज़, तू और पॉपुलर? भाई आपको पता नहीं है, कई बार ये पिटते पिटते बचा है लड़कियों से।
नहीं भाई, ये झूठ बोल रही है। इसने एक बार एक लड़के को प्रपोज किया और उसने मना कर दिया और उसे चिढ़ाते हुए उसकी चिन पकड़कर चेहरे को अपनी तरफ करते हुए बोला, ओ मेरी गुड़िया का दिल टूट गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ठीक है। उल्टा तू ही एक लड़की से दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे थे। दोनों में से कोई चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। सभी लोग बस कभी अरमान को तो कभी आकृति को देखे जा रहे थे। आदि बीच में ही चिल्लाते हुए, जस्ट स्टॉप दिस। अब तुम दोनों में से किसी की भी आवाज़ आई, उसे ही कल से ऑफिस ज्वाइन करना पड़ेगा। अब बोलो दोनों जितना बोल सकते हो, मैं नहीं रोकूंगा। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों और ज़्यादा बात करो ताकि कल से तुम्हें ऑफिस ले जा सकूँ। काफ़ी काम भी हो गया है ऑफिस में आजकल। सब लोग हंस रहे थे, आकृति और अरमान को छोड़कर। उनकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ऑफिस के नाम से ही। आदि की बात सुनने के बाद दोनों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। अरमान, नहीं भाई, अब हम दोनों समझदार हो गए हैं, है ना अक्कू मेरी प्यारी बहना। हाँ हाँ अरमान भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आकृति भी उसे प्यार की एक्टिंग करते हुए बोली। अक्षिता जी दोनों की चुटकी लेते हुए, वैसे आदि, अब तो ये दोनों समझदार हो गए हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि अब इन्हें ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए? आदि, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं छोटी माँ। आज ये दोनों मेरे साथ ऑफिस चलेंगे। जैसे ही उसने बोला, दोनों ने अपना बैग उठाया और भाग गए, दरवाजे के पास जाकर एक साथ। नहीं, हम ऑफिस नहीं जाने वाले। भाई बहुत जालिम बॉस हैं। और भाग गए। सब उन्हें देखकर हंसने लगे। सोना भी हंसने लगी। आदि ने उसे देखा, वो बस उसे देखता ही रह गया। कितनी प्यारी लगती है ये हंसते हुए। कितना अच्छा हो अगर हमेशा बस हंसती ही रहे। अनय जी उसे ऐसे देखते हुए, क्या हुआ बेटा, ऑफिस नहीं चलना? उनके बोलने से आदि का ध्यान टूटा और हड़बड़ाते हुए वहां से उठकर चला गया। सोना की हंसी भी रुक गई और फिर से उसके चेहरे ने निराशा ओढ़ ली। दादी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए, हंसते रहा करो बच्ची, अच्छी लगती हो। सोना ने फीका सा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया। दादी, सोना, तुम मेरे साथ गार्डन में चलो। वहीं बैठकर दोनों गप्पे मारेंगे और तुम बोर भी नहीं होगी। सोना और दादी गार्डन में चले गए। गार्डन घर के पीछे की साइड था। सोना आज पहली बार यहाँ आई थी। इतना खूबसूरत गार्डन उसने पहली बार देखा था। वो तो बस उसे देखती ही रह गई। सोना को पेड़ पौधे बहुत पसंद थे। बचपन में उसके घर में भी एक ऐसा ही खूबसूरत गार्डन था जिसमें वो अपने माँ पापा के साथ खेला करती थी। यहाँ आकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह की ठंडी ताज़ी हवा, खूबसूरत नज़ारा, दोनों एक साथ हों तो और क्या चाहिए। वो दौड़कर सीढ़ियों से उतरी जो गार्डन में जाने के लिए बनाई गई थी। सोना के चेहरे पर खुशी इस समय साफ साफ देखी जा सकती थी, जो पिछले कई दिनों में किसी ने नहीं देखी थी। दादी जी, ये कितनी खूबसूरत जगह है। हमने इतना सुंदर गार्डन कभी नहीं देखा। दादी बस उसे खुश देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे, हम सच कह रहे हैं दादी जी, ये जगह सच में बहुत सुंदर है। सोना चहचहाकर जल्दी जल्दी कुछ न कुछ बोले जा रही थी। दादी आज उसे इस तरह देखकर काफ़ी खुश थी। दादी, अच्छा आओ इधर, यह गार्डन इससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर है, मैं दिखाती हूँ तुम्हें। आसपास बहुत ही हरियाली थी। नीचे ज़मीन पर हरी भरी घास, गुलाब के प्लांट और कुछ बड़े बड़े पेड़ भी थे। गार्डन के बीचों बीच बैठने के लिए कुर्सियाँ पड़ी थीं और सामने ही एक छोटा सा स्विमिंग पूल था। शाम की चाय एंजॉय करने के लिए एकदम परफेक्ट प्लेस था। वो जगह कुछ इस तरह की थी। दादी ने उसे पूरा गार्डन दिखाया और थोड़ी देर बाद दादी थककर वहीं चेयर पर बैठ गई। सोना भी आकर उनके पास ही बैठ गई। सोना, दादी जी, कितना अच्छा सजाया है आपने इस जगह को। कैसे कर लेती हैं आप ये सब? दादी मुस्कुराते हुए, हाँ, सुंदर तो है ये सब, लेकिन इसे मैंने नहीं सजाया। ये सब तो आदि ने किया है। उसे बचपन से ही गार्डनिंग का बहुत शौक है। ये सारे पौधे उसने खुद लगाए हैं। इन सब का ख्याल भी वही रखता है। तुम्हें पता है हमारे यहाँ का माली कौन है? कौन है? सोना उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। आदि, दादी हंसते हुए बोली। सोना मन में, सच में उन्हें यह सब करने का शौक है। देखकर तो नहीं लगता। फिर गुलाब के फूलों को देखकर, कितने प्यारे और नाजुक हैं ये। कैसे झेलते होंगे ये मासूम उन खड़ूस की पकड़ को। उसे कल की बात याद आने लगी थी जब आदि ने उसका हाथ पकड़ा था।
उसने अपनी कलाई को देखा, उसमें अभी भी निशान था। अगले ही पल उसे आदि का केयर करना उसने कितने प्यार से संभाला था याद आया, और खुद से ही मुस्कुराहट के साथ बड़बड़ाते हुए, पकड़ मजबूत है लेकिन संभाल लेते हैं, इतनी चोट भी नहीं पहुंचाते, थोड़े खड़ूस हैं तो क्या दिल के अच्छे हैं। अरे सोना, क्या खुद से बातें किए जा रही हो? तुम क्या भूल गई? मैं भी हूँ यहाँ। सोना जल्दी से। नहीं नहीं दादी जी, हम तो बस ऐसे ही गार्डन को देख रहे थे। आदित्य का ऑफिस। आदि अपने केबिन में बैठा फाइल पढ़ रहा था। तभी उसकी सेक्रेटरी टीना ने डोर नॉक किया। आदित्य, कम इन। सर, वो आधे घंटे में खन्ना एंटरप्राइजेस के साथ मीटिंग है, टीना बोली। आदित्य, ओके। मिस्टर खन्ना खुद भी एक बड़े बिजनेसमैन थे, लेकिन फिर भी वे आदित्य के साथ बहुत दिनों से काम करना चाहते थे और कुछ कारणों से पॉसिबल नहीं हो पाया। आज इतने दिनों के इंतज़ार के बाद जब उन्हें आदित्य अवस्थी से मिलने का मौका मिला तो इस मीटिंग के लिए वो खुद आए। उनकी बेटी भी आई थी, जो इस प्रोजेक्ट के हेड थी। मिस्टर खन्ना चाहते थे आदित्य जैसे काबिल बिजनेसमैन के साथ काम करके उनकी बेटी को कुछ अच्छा और नया सीखने का मौका मिले, इसलिए आज टाइम से पहले ही आकर बैठ गए थे। आदित्य अपने टाइम पर मीटिंग रूम में एंटर किया तो उसे देखकर मिस्टर खन्ना और उनकी बेटी अपनी जगह से खड़े होकर उसे ग्रीट किया। हेलो मिस्टर अवस्थी, आज बहुत दिन के बाद आपसे मिलने का मौका मिला। मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, मिस्टर खन्ना हाथ मिलाते हुए उससे बोले। आदित्य, थैंक यू सर, मुझे भी आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा। आपके जैसे बड़े और अनुभवी बिजनेसमैन के साथ कौन काम नहीं करना चाहेगा। मिस्टर खन्ना, ये आपका बड़प्पन है अवस्थी जी। बाकी आपसे मिलने के लिए महीनों वेट करना पड़ा है हमें। खैर, यह है मेरी बेटी नंदिनी खन्ना। अगर ये डील फाइनल होती है तो यही इस प्रोजेक्ट को हैंडल करेगी। हेलो मिस्टर अवस्थी, पापा से आपके बारे में बहुत सुना है। मुझे अच्छा लगेगा अगर हम साथ काम करेंगे। नंदिनी आदित्य से हाथ मिलाते हुए बोली। ऑफ कोर्स, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। आदित्य दोनों को बैठने का इशारा करते हुए खुद भी बैठ गया। आज की प्रेजेंटेशन मेरी बेटी देने वाली है मिस्टर अवस्थी। होप यू डोंट माइंड, मिस्टर खन्ना बोले। आदित्य भाई अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ सामने टेबल पर पड़े पेपर वेट को घुमाते हुए बोला। बिल्कुल भी नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं काम लोगों के स्टेटस, उनके चेहरे या उनका नाम को देखकर नहीं करता, बल्कि मैं लोगों की काबिलियत देखकर करता हूँ। आपकी तरफ से कौन प्रेजेंट करेगा, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपकी बातों में वजन होना चाहिए, प्रोजेक्ट अच्छा होना चाहिए। मैं इन्वेस्ट तभी करता हूँ जब मुझे लगता है मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बस आपका यही एटीट्यूड, यही तेवर तो आपके साथ काम करने के लिए मजबूर करते हैं अवस्थी जी। आदित्य स्टार्ट करिए। नन्ही तो जब से आई थी तब से आदित्य को ही घूरे जा रही थी। उसकी डैशिंग पर्सनालिटी, हैंडसम फेस, वो तो बस फ्लैट ही हो गई थी। ओ माय गॉड, कोई इंसान इतना हैंडसम कैसे हो सकता है, इतना स्मार्ट। वाह वाह, क्या तेवर है। हे, मैं तो बारी जावा, इन्ना सोना मुंडा। वो उसे निहारे जा रही थी। पर ये क्या, यह खड़ूस ने तो एक नज़र उठाकर मुझे नहीं देखा। मैं भी बहुत खूबसूरत हूँ, पर यह मुझे देख क्यों नहीं रहा। इसकी वजह से तो आज मैं सलवार सूट में आई हूँ। मैंने तो सुना है लड़कों को इंडियन ड्रेस वाली लड़कियाँ पसंद आती हैं। लगता है शायद इसे यह ड्रेस पसंद नहीं आई। नन्ही बेटा स्टार्ट करो। उसके पापा की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा और वो हड़बड़ाकर उठी। जी पापा। नन्ही भी बहुत खूबसूरत थी, बड़ी बड़ी आंखों में काजल, एकदम सुर्ख गुलाबी होंठ। उसने एक पिंक कलर का सूट पहना था और गूंथ के चोटी बनाई थी। उसकी पर्सनालिटी कुछ कुछ सोना जैसी ही थी, लेकिन आदित्य ने उस पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। नन्ही ने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। वो सब कुछ बखूबी कर रही थी, क्योंकि वो खुद भी लंदन बिजनेस ऑफ स्कूल से पढ़कर आई थी। कुछ आदित्य को इम्प्रेस करने के चक्कर में उसने बहुत तैयारी भी करी थी। आदित्य ने सामने देखा तो बस वो देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर जो थोड़ी देर पहले कोई भाव नहीं थे, अचानक उस पर मुस्कुराहट आ गई। वो सामने नन्ही की जगह सोना को इमेजिन कर रहा था। इतनी खूबसूरती से वो प्रेजेंटेशन दे रही थी, उसका मन कर रहा था कि उठकर जाए और बाहों में भरकर चूम ले अपनी सोना को और इतने अच्छे से काम का इनाम दे दे। जैसे ही उसने ख़त्म किया, आदि बहुत जल्दी अपनी चेयर से उठा,
और ताली बजाने लगा। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। खासकर टीना को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदित्य ताली बजा रहा है किसी की प्रेजेंटेशन पर। टीना मन में, सर को आज क्या हो गया? वैसे तो ढंग से तारीफ भी नहीं करते किसी के काम की। इससे पहले भी हमने इससे भी अच्छी प्रेजेंटेशन देखी है, पर सर को ताली बजाते हुए नहीं देखा। वो बस बड़ी बड़ी आंखें करके हैरानी से उसे देखे जा रही थी। अचानक आदित्य ने देखा वो क्या कर रहा है, तो वो झेंपते हुए अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना गला साफ करते हुए, आपने बहुत अच्छे से सब समझाया। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है आपकी, मिस सोना। नन्ही बहुत खुश थी कि आदित्य उसके लिए तालियां बजा रहा है। मतलब वो उससे बहुत इम्प्रेस है। जब उसने सुना कि आदित्य ने उसका नाम गलत लिया है तो वो एक पल को उदास हो गई, पर अगले ही पल फिर से मुस्कुराने लगी। सोना तो मुझे पापा बुलाते हैं प्यार से, मतलब यह भी मुझे प्यार से सोना बुलाएगा। हाय रब्बा, कहीं मैं खुशी से मर ना जाऊँ आज। टीना आदित्य के कान के पास जाकर धीरे से, सर सोना नहीं, मिस नंदनी। आदित्य ने जब सुना उसने कोई रिएक्ट नहीं किया और अपनी जगह से खड़ा होकर अपने कोट का बटन लगाया और मिस्टर खन्ना को देखते हुए बोला, ओके, मेरी तरफ से डील फाइनल है। आपको पता नहीं है मिस्टर अवस्थी, आज मैं कितना खुश हूँ। मेरे लिए प्रोजेक्ट बहुत मायने रखता है और इसमें आपके साथ काम करने से तो हमारे भाग्य ही खुल गए। बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद वो लोग चले गए और आदित्य अपने केबिन में वापस आ गया। केबिन में आते ही आदित्य चेयर पर पीछे सिर लगाकर बैठ गया और टीना, जो कि उसके साथ ही उसके केबिन में आई थी, उससे बोला, टीना प्लीज़ मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी भेज दो। टीना उसे ओके सर बोलकर चली गई। आदित्य वैसे ही आंखें बंद किए ही बैठा रहा और खुद से बोला, यह लड़की जिसे आज 4 दिन भी नहीं हुए हैं मुझे अभी से पागल करने लगी है। अगर ज़्यादा दिन वो हमारे घर रही तो कहीं मैं सच में पागल ना हो जाऊं। अब तो मुझे उसके भ्रम भी होने लगे हैं। जहाँ नहीं होती वहाँ भी दिखाई दे रही है। मुझे इससे दूर रहना होगा। आज के बाद ना तो इस लड़की के बारे में सोचूंगा, ना ही इसके पास जाऊंगा। 100 मीटर की दूरी बनाकर रखूंगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। तभी उसके केबिन का दरवाज़ा नॉक होता है। प्लीज़ कम इन। सर, ये लीजिए आपकी कॉफ़ी। एक लड़की की मीठी सी आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। वो झटके से अपनी आंखें खोलता है तो सामने हाथ में कॉफ़ी लिए सोना खड़ी थी। आदित्य तो बस जम गया। सोना के बाल खिड़की से आ रही हल्की हल्की हवा में उड़ रहे थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। वो ट्रे से कॉफ़ी का कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ाती है। आदित्य तो जैसे अपने होश ही खो बैठा था। वो उसकी ओर एकटक देखते हुए अपना हाथ बढ़ाकर कॉफ़ी के कप को ना पकड़कर उसका हाथ थाम लेता है। ऐसा करते हुए वो लगातार उसकी आंखों में देखे जा रहा था। फिर वो उसके हाथ को अपने हाथ के अंगूठे से सहलाने लगा। अचानक से वो उसका हाथ झटक देती है। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? सामने खड़ा सर्वेंट हड़बड़ाकर अपना हाथ पीछे लेते हुए कहता है। उसके ऐसा करने से आदित्य अपने होश आता है और अपनी चेयर से खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है। जब उसे समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे तो सर्वेंट पर गुस्से से चिल्लाते हुए, किसने कहा था तुम्हें ये कॉफ़ी लाने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे केबिन में आने की? सॉरी सर, लेकिन मुझे टीना मैम ने कहा था आपको कॉफ़ी देने के लिए, वो डरते हुए बोला। आज के बाद जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम मेरे लिए कॉफ़ी नहीं लाओगे। ओके सर, सॉरी मुझसे गलती हो गई। सर्वेंट ने उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और फिर वो केबिन से चला गया। आदित्य ने गुस्से से सामने टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाकर दरवाजे पर मारा और अपने बालों में कसकर हाथ फिराते हुए बोला, ये लड़की मुझे पागल बना रही है। इसका कुछ तो करना पड़ेगा। किसी लड़की की इतनी औकात नहीं कि आदित्य अवस्थी पर अपनी हुकूमत जमा सके। मैं कोई भी नहीं हूँ जिसके दिमाग पर कल की आई लड़की कब्जा जमा कर बैठ गई। फिर अपने बालों को पकड़कर चिल्लाते हुए, मैं पागल हो रहा हूँ। अवस्थी मेंशन, आकृति और सोना अपने रूम में बैठकर बातें कर रही थी। आकृति, सोना, मैं आपसे एक बात पूछूं? अगर आप बुरा ना माने तो। वैसे अगर आपको अच्छा ना लगे तो मत बताना, लेकिन मुझे लगता है अब हम दोस्त हैं तो आप मुझे बता सकती हैं। ओनली इफ़ यू वांट बेबी, वो मुस्कुराकर बोली। सोना, आकृति, हमने दिल से आपको अपना दोस्त माना है। पिछले कुछ दिनों में इस घर ने हमें जो प्यार अपनापन दिया है उसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं।
आप एक सवाल की बात कर रही हैं। आपको जो भी पूछना है वो आप हमसे बिना किसी संकोच के पूछ सकती हैं। आकृति थोड़ा झिझकते हुए, सोना, जिस रात आप भाई को मिली थी उस रात आपके साथ क्या हुआ था? सोना ने जब ये सुना तो वो जम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे अरे, रहने दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं पूछना है। बस आप रोइए नहीं। आप रोते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप तो हंसते हुए ही अच्छी लगती है, क्योंकि तब आप सोने जैसी चमकती हैं। सोना नम आंखों के साथ ही मुस्कुराकर बोली, ऐसी बात नहीं है आकृति, मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ नहीं छुपाना चाहती आपसे। वो एक गहरी आह भरकर बोली। आगे बोलना स्टार्ट करती है। मैं आपको सब कुछ अपने बारे में बताऊंगी आज। जब मैं छोटी थी तब मैं, माँ और पापा एक साथ बहुत बड़े से घर में रहते थे। वहाँ एक बहुत बड़ा गार्डन था। बस इतना सा याद है। आज जब मैंने आपका गार्डन देखा तो लगा मैं अपने उसी गार्डन में हूँ। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, हम सबको वो घर छोड़ना पड़ा। पहले हम यहीं दिल्ली में ही रहते थे। फिर हम लखनऊ जाकर एक छोटे से घर में रहने लगे। मेरे पापा वहाँ एक ऑफिस में रहते थे। मुझे हमेशा अपने बड़े घर की याद आती थी, लेकिन पापा कहते कि हम एक गेम खेल रहे हैं, जब जीत जाएंगे तब फिर से बड़े घर में चले जाएंगे। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी। मैं सब कुछ भूलने लगी। अब मैं अपना घर भी भूल चुकी थी। अब हम खुश थे अपने छोटे घर में, अपनी छोटी दुनिया में। मैंने लखनऊ को और वहाँ के परिवेश को अपना लिया। जब मैं बड़ी हुई तो समझ गई कि हम कोई गेम नहीं खेल रहे थे, और अपने पापा की मेहनत को भी देखा। वो दिन रात काम करते थे। एक दिन मैंने माँ और पापा को बात करते हुए सुना। पापा कह रहे थे कि किसी का कर्जा है उन पर, और जब तक उसे पूरी तरह चुका नहीं देते तब तक चैन से नहीं जी पाएंगे। मैं पापा का सहारा बनना चाहती थी, इसलिए मैंने कॉलेज के साथ साथ काम करने का सोचा। लेकिन पापा ने मुझे ये कहकर मना कर दिया कि हमारे हालात चाहे जैसे भी रहें, लेकिन मैं उनके लिए हमेशा राजकुमारी ही रहूँगी, और राजकुमारियाँ काम नहीं करती। कहते कहते वो फपक कर रो पड़ी। उसकी बातें सुनकर आकृति की भी आंखों में आंसू बहने लगे। वो अपनी नम आंखों के साथ सोना का हाथ अपने दोनों हाथों से थामते हुए बोली, सोना, अगर आपको इतनी तकलीफ़ हो रही है तो रहने दीजिए, मुझे कुछ नहीं जानना है। नहीं आकृति, ये तकलीफ़ जाने कब से दबी है मेरे अंदर। शायद आपसे बात करके ये थोड़ी कम हो जाए और मैं हल्का महसूस करूं। यह बोझ मुझे अंदर ही अंदर खा रहा है, सोना बोली। आकृति ने उसे अपने गले लगा लिया। सोना, चाहे जो भी हो, कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन आप हमेशा याद रखना, मैं आपके साथ हूँ हर हाल में। मैं आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने दूँगी, और हम हमेशा हमेशा ही साथ रहेंगे। मैं आपको अब कहीं भी नहीं जाने दूँगी, और अगर आपने भी जाने की कोशिश की ना, तो आपकी शादी अपने भाई से करा दूँगी। फिर आपको ज़िंदगी भर यहीं रहना पड़ेगा। आकृति की ऐसी बातें सुनकर सोना उससे अलग होते हुए बोली, बस इसी वजह से मुझे लग रहा है कि मैं आपको अपने बारे में बताकर कोई गलती नहीं कर रही हूँ। आकृति हल्का मुस्कुराते हुए, अगर आपको मुझसे बात करके हल्का महसूस होता है तो मैं भी आपकी सारी बात सुनना चाहती हूँ। फिर सोना आगे बोली। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।